स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है टीएस सुधीर। इन दिस वीडियो टुडे वी विल बी स्टडिंग दिस चैप्टर व्हिच इज पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र क्लास 11 स्टेट बोर्ड इंग्लिश सिलेबस कॉल्ड द कॉल ऑफ द सॉइल। एंड आई थिंक जितनी भी कहानियां हैं आपके सिलेबस में, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट रियलिस्टिक एंड द बेस्ट। मुझे बहुत मजा आया ये कहानी को पढ़ने में, इसको आपके लिए तैयार करने में। दिस इज रिटन बाय अ पर्सन कॉल्ड वेंकटेश्वर अय्यर हु worked with IBM company in Mumbai and he was part of the IT industry and then he quit that job 2004 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी and he started doing organic farming in a village called Pet village in Palghar district of Maharashtra, जो कि मुंबई से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ओके, he's also written a book मूंग over microchips जो कि IT इंडस्ट्री से संबंधित है, और मूंग दाल जो जिसको कि वे उगाते थे अपने खेत में। ओके, what he says is very important। और ये कहानी, I'm glad that the Maharashtra State Board has included a chapter like this because this is so very relevant and for youngsters like you it's very important for you to know about एग्रीकल्चर, द काइंड ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह की कृषि हमको करनी चाहिए। और महाराष्ट्र में तो आपके यहाँ पर तो इतनी बढ़िया कृषि होती है, चाहे वो पैडी की हो या कॉटन की हो, मेनली कपास की और गन्ने की, राइट। शुगर केन एंड कॉटन का तो गढ़ है महाराष्ट्र, right? So in that sense it's very important for you to understand this particular chapter। वेंकट अय्यर ने लिखा क्या है। okay, and he says it was not just a career change। ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री को छोड़कर वे खेती पे आ गए तो सिर्फ एक करियर चेंज है, जी नहीं। उनका कहना था ये लाइफस्टाइल चेंज है, कि जिस तरह की जिंदगी वे व्यतीत कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग जिंदगी उन्होंने खेतों में बिताई। okay, so it became a lifestyle because what happens in an IT industry, you're all the time sitting in an air conditioned office, right? लेकिन जब आप खेतों में होते हैं, यू आर वन विद नेचर। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, दोपहर का समय हो, यू आर वन विद नेचर, ऑल दैट। तो इसमें नेचुरल एयर कंडीशनिंग होती है, राइट। सो इन दैट सेंस आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स जैसे मैं बात कर रहा हूं। सो इन दैट सेंस इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मजा आएगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी सेंटेंस, और ऊपर ओवरऑल थीम क्या है इस पूरे चैप्टर का उसको मैं समझाऊंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है कि जब आप ऐसी कृषि करें जिसमें कि किसी भी तरह का फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का इस्तेमाल ना करें। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज आई गिव यू एन एग्जांपल, बिकॉज आई हैव रिपोर्टेड अ लॉट ऑन एग्रीकल्चर mainly in Telangana and Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Karnataka, 4 states. The main thing is that, like for instance, chili farming, which is done in Andhra Pradesh Guntur belt, and it is even a lot of it is exported also. There are some consignments which started getting rejected. Why? Because the pesticide usage on the chili crop was very high, which is why you see now people who grew up in Guntur to a large extent, okay, जिनका बचपन गुंटूर में बीता, now in their old age or in their mid years they are actually contracting cancer, and this is because that whole thing of pesticide was part of the food chain, unki body mein accumulate hota raha and it has led to cancer now after so many years, right? So organic farming is the way to go, and there are many villages, farmers who are embracing organic farming, कि वो organic farming करना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको बात समझ में आ गई? तो ये जो बॉक्स में लिखा है इसको आप जरूर पढ़िए, बिकॉज इट गिव्स यू एन ओवरव्यू कि इस चैप्टर में होगा क्या, उसका थीम क्या है। ओके, सो उन्होंने काफी सारे दूसरे किसानों के साथ हाथ मिलाया है इन ऑर्डर टू प्रोपगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो उससे क्या होता है कि अगर आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को ज्यादा इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो पूरा धरती के अंदर चल जाएगी। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू आर पॉइजनिंग योर अर्थ। आप एक तरह का पॉइजन भर रहे हैं अपनी ही धरती पर, समझे आप? तो ओवर ए लॉन्गिश पीरियड ऑफ टाइम ये काफी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करने की जरूरत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लंबा वीडियो होगा लेकिन बने रहिए, जितना इंटरेस्टिंग होगा कर सकता हूं मैं वो करूंगा। ओके, ए सेंट ऑफ राइस, सेंट मतलब खुशबू।
चावल की खुशबू, और ये पूरा चैप्टर है चावल के बारे में। इट वॉज अप्रैल 2004, अप्रैल 2004 की बात है। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ अ लश ग्रीन फील्ड। लश वर्ड हमेशा हरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लश ग्रीन फील्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा हरा खेत ऑफ मूंग, जहां पर उन्होंने मूंग, ग्रीन ग्राम जो हरे रंग का होता है, उसको उगाया था। ओके, एंड लुक्ड अराउंड मी, तो पूरी तरफ हरियाली ही हरियाली थी मूंग की खेती की वजह से। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, सूरज उग रहा था, ओके, उगने वाला था। एंड द स्काई वाज टर्निंग इनटू अ ब्राइट ऑरेंज। जब सनराइज होता है कि किस आसमान में किस तरह का कलर होता है, कभी सुबह उठे हो तो इट विल बी रेडिश ऑरेंज काइंड ऑफ अ कलर ऑफ द स्काई। द ग्राउंड वाज डैम्प, डैम्प मतलब गीली मिट्टी, एंड द लीव्स वर शाइनिंग विद ड्यू। ओस जमी होती है ना, रात को ओस गिरती है तो पत्तों पर अभी भी ओस थी। माय बेयर फीट यानी कि चप्पल नहीं पहनी थी, माय बेयर फीट वर मडी, उसमें काफी कीचड़ जम गई थी। एज ए वॉकड अराउंड जिंजरली, जिंजरली मतलब सावधानी से, वेरी कॉशियसली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, हर एक पौधे को देखते हुए वेंकट अय्यर चल रहे थे। ये फर्स्ट पर्सन में ही हैज नरेटेड दिस पर्टिकुलर स्टोरी। अराउंड मी वर रोज ऑफ चीकू ट्रीज, चीकू सपोटा उसको भी उगाया था। एंड बिलो ए डेंस फोलिएज ऑफ मूंग, तो यानी कि उनके खेत में चीकू के पेड़ थे। ओके, आपने चीकू के पेड़ देखे हैं, तो चीकू के पेड़ थे और नीचे मूंग दाल की फसल उगी थी। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर, तो एक तरह से उनका दिल बाग बाग हो गया था। एक तरह से दिल में बहुत खुशी थी कि जिस तरह की खेती से उनको फसल मिली थी, उससे उनको काफी खुशी थी, और उनको कहना था कि इससे ज्यादा मुझे उस समय पर कुछ नहीं चाहिए था। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, तो हाइट उनकी 2 फीट टॉल थी, अंडरलाइन कर लीजिए। हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, ग्रीन पॉट्स मतलब जैसे मटर के अंदर होते हैं ना दाने, पॉट्स मतलब दाने, हैंगिंग आउट। और ये पूरी तरह से पके नहीं थे, दे हैड नॉट बीन राइप, एंड देयर वाज अ लाइट फज अराउंड देम। फज का मतलब एक तरह से नो हल्के से जो बाल आते हैं पौधों के ऊपर, बीज के ऊपर, इस तरह के दानों के ऊपर। ओके, देयर वाज अ लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम। देयर वाज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, आई फील्ड एक्सिलरेटेड। उनका कहना था कि जो एक्सिलरेशन का मतलब बहुत ज्यादा खुशी, और अभी पूरी तरह से हार्वेस्ट करने में यानी कि फसल काटने में अभी भी थोड़ा समय था, पूरी तरह से राइपन पके नहीं थे। I stood watching the sunrise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house. तो थोड़ी देर उन्होंने नजारा देखा और वापस अपने घर चले गए। ओके, ए वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द ग्रीनरी, तो उनका घर जो था वो भी खेत के बीच में ही बना था, सफेद कलर का। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज द ओनर ऑफ दिस लैंड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। एंड आई वाज लुकिंग एट माय फर्स्ट क्रॉप एज अ फार्मर, कि मैं अपनी पहली फसल किसान के रूप में देख रहा हूं। तो ना इट्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं, रिपोर्ट कार्ड को देखते रहते हैं, क्यों? बिकॉज उनको आपको खुशी होती है कि आपके अगर 100 में से 95, 97, 98 मार्क्स है, तो आपको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे ही मार्क्स हैं क्या। तो एक तरह से खुशी होती है। तो जितनी ज्यादा बारी आप देखेंगे उतनी ही दिल बाग बाग हो जाता है, दिल में एक एक्साइटमेंट होती है। ओके, आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड, आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फेमिलियर विद फार्मिंग। मैंने वो खेत खरीदने के लिए, वो जमीन खरीदने के लिए एडवांस मनी पे किया था, और मैंने सोचा था अभी थोड़ा समय लगेगा, जिससे उसके बाद ही मैं थोड़ा पूरी तरह से किसान और कृषि में पूरी तरह से कूद पाऊंगा। लेकिन मोरू दादा जो कि ब्रोकर, जिन्होंने उनको उस जमीन को खरीदने में मदद की थी, ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड हैड अदर आइडियाज, उनके दिमाग में कुछ और पकड़ा था। ओके, पुलाव पकड़ा था। ओके, ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूंग एज वेल, तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप मूंग इमीडिएटली प्लांट कीजिए। और वेंकट अय्यर इस बात के लिए तैयार नहीं थे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स। तो वो रिसर्च कर रहे थे, बिकॉज वो आईटी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक तरह से हर चीज को रिसर्च करके प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का उनका मन था, ये नहीं कि सीधा कूद पड़ो। ओके, लेकिन मोरू दादा को एक तरह से एक्सपीरियंस था, अनुभव था खेतों के बारे में, जमीनों के बारे में। ओके, तो आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी शुड कुड सो एंड व्हाट वी शुड, क्या इसमें हम बीज बोए और उसके बाद क्या किया जाए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 काइंड ऑफ थिंग। मोरू दादा ने कुछ नहीं सुनी, ही स्टूड क्वाइट फर्म। He said the season was right.
अभी वातावरण बिल्कुल सही है, अभी का मौसम बिल्कुल सही है मूंग को बोने के लिए। एंड द बेस्ट सीड्स वर अवेलेबल इन सूरत इन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये महाराष्ट्र की बात है। तो महाराष्ट्र से नेबरिंग पड़ोसी राज्य कौन सा हुआ? इस तरफ मध्य प्रदेश है, नीचे कर्नाटक है, ऊपर गुजरात है। तो गुजरात में सूरत में जाकर बीज, मूंग के बीज हम ला सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया मोरू दादा ने। आई मेड ए क्विक ट्रिप टू सूरत, तो तुरंत सूरत के लिए निकल गए एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग। सो मूंग दाल के 10 किलो लेकर आए वेंकटैयर। मोरू दादा ने अपना ट्रैक्टर रेंट पे दिया और उससे पूरा प्लॉ द लैंड, यानी कि पूरा जो लैंड है उसके ऊपर ट्रैक्टर चला के उसको प्लॉ किया। उसको हल चलाने को बोलते हैं, ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो उन्होंने ट्रैक्टर दिया है, हल चला के भी वो उसको एक तरह से प्लॉ कर सकते हैं। एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेन। उसके बाद उस पे बीज बोते हैं। कभी गए हो खेत में? नहीं गए तो जरूर जाओ, ये सब भारत का अंग है जो कि आपको देखना जरूर चाहिए। ओके, ए फ्यू डेज लेटर वी वर ओवरजॉयड टू सी टाइनी ग्रीन लीव्स। तो उसमें छोटे 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 पत्ते आ गए। आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर एंड वाज थ्रिल्ड एट द साइट, कि मैंने पहले कभी मूंग देखी नहीं थी। एंड आई वाज फीलिंग वेरी थ्रिल्ड, मेरे को बहुत खुशी हुई। It was the same thrill which I felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vile Parle in Mumbai. So ये मुंबई के लड़के हैं। तो विले पार्ले में जब रहते थे, वहां पर रेलवे क्वार्टर्स जहां पर उनका घर था, वहां पर उन्होंने हिबिस्कस प्लांट रखा था। हिबिस्कस प्लांट जानते हो, लाल कलर का। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस। सो मोरू दादा ने जो सुझाव दिया, अच्छा किया करके वेंकटैयर को लगा। The next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticide on the plants. अभी मोरू दादा ने सुझाव दिया, दूसरा सुझाव, कि इसके ऊपर पेस्टिसाइड डालो। ओके, पेस्टिसाइड मतलब ताकि इसमें किसी तरह के कीटाणु ना आए, कीटाणु मर जाएं अगर हम पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल करेंगे, स्प्रे करेंगे तो। ओके, मोरू दादा को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है देखने का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पेस्टिसाइड डालोगे तभी आपको उपज ज्यादा होगी, काफी फसल ज्यादा मिलेगी। बट ये वेंकटैयर बिल्कुल करना नहीं चाहते थे, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। एंड ही सेड वी वर क्लियर वी वुड नॉट यूज एनी केमिकल्स एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम, कि हमने उनको समझाने की कोशिश की कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना जमीन के लिए हानिकारक है। ओके, ही रिएक्टेड एज इफ वी हैड सजेस्टेड हाराकिरी। ओके, harakiri is a word which comes from Japanese language. It is a formal way of killing yourself by cutting open your stomach with a sword. Okay, so इसमें दो शब्द हैं। हारा, हारा का मतलब है स्टमक जापानीज भाषा में, और किरी का मतलब है टू कट। किरी भी बोलते हैं, किरू भी बोलते हैं, टू कट, लेकिन ये शब्द है हारा किरी। ओके, सो उनको लगा कि ये तो अपने अपने पेट को काटने वाली बात कर रहा है बंदा। ओके, इट टुक ए लॉट ऑफ कन्विंसिंग, काफी समझाने के बाद ही मोरू दादा ये बात पर राजी हो गए कि हम इस पर कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट वी विल नॉट यूज एनी केमिकल्स ऑन दिस फील्ड। उनको समझ में नहीं आई कि क्रॉप्स विदाउट स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स कैसे उग सकते हैं, उनको पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आया। कॉन्ट्ररी तो व्हाट एवरीवन हैड टोल्ड अस, यानी कि जैसा सबने बताया था उसके विपरीत, कॉन्ट्ररी का मतलब विपरीत। नेचर डिड हर जॉब, जो समा था, जो वातावरण था, उसने अपना कमाल दिखाया। ओके, एंड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन, कि उसको कोई नेचर को किसी तरह की रिश्वत नहीं देनी पड़ी कि आप काम कर दीजिए, पेस्टिसाइड डालेंगे तभी आप काम करेंगे, नहीं, बिना कोई रिश्वत के नेचर ने अपना कमाल दिखा दिया। Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms. जो शुरू में शुरू हुआ, उसको जब हार्वेस्ट किया तो वेंकटैयर को 300 किलोग्राम मूंग दाल मिली। ओके, एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग। ऑफुल का नॉर्मली इस्तेमाल होता है, अगर आप सिर्फ ऑफुल शब्द देखें तो उसका इस्तेमाल नेगेटिवली यूज होता है, ऑफुल मतलब बहुत खराब। लेकिन यहां पर इसका इस्तेमाल जिस तरह से किया है, यहां पर इसका मतलब है एक्सीडिंगली लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में मूंग, यानी कि 300 किलोग्राम। एंड उससे उनको काफी सारा हौसला मिला, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला, उनको एक तरह से अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं किसान का काम कर सकता हूं।
और मुझे इस बात का भी विश्वास हो गया कि ये भूमि जो मैंने खरीदी है, ये जो जमीन मैंने खरीदी है, ये काफी उपजाऊ है। इट्स ए वेरी फर्टाइल लैंड। ओके, और यहां पर बिना किसी केमिकल्स का इस्तेमाल किए यहां पर हम फसल उगा सकते हैं। ओके, और इससे काफी मोरल बूस्टर, मतलब मेरे मेरे को काफी हौसला अफजाई हुई, मेरे को काफी हौसला मिला। आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव कि मेरा फ्यूचर अच्छा है एज अ फार्मर। अब शुरू होती है बात राइस की, चावल की, चावल उगाने की, यानी कि पैडी उगाने की। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर द राइस ग्रोइंग सीजन। पहला सीजन जब तक ये हार्वेस्ट हुआ, खत्म हुआ, बेचे, तब तक मैं चावल उगाने के लिए, चावल के लिए बोने के लिए मैं लेट हो गया। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, नो, इट डिपेंड्स ऑन द सीजन, सो इट वॉज वेरी लेट। और इसकी वजह से जिस तरह की वैरायटी मैं उगाना चाहता था, ओके, वो नहीं उगा पाया। और मेरे को GR4 वैरायटी, राइस के भी डिफरेंट वैरायटीज होते हैं और इस तरह के नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाते हैं, साइंटिस्ट गिव दीज काइंड ऑफ नेम्स। सो GR4 वैरायटी जो कि शॉर्ट टर्म थी, यानी कि जल्दी उग सकती थी, जल्दी उग सकती थी। और ये वहां पर कोस्ट गार्ड के कृषि ऑफिशियल्स ने, अधिकारियों ने उसको ये सलाह दी, वेंकटैयर को ये सलाह दी कि आप ये GR4 वैरायटी की चावल को आप उगाइए, शॉर्ट टर्म की वैरायटी है, जल्दी उग जाएगी, हार्वेस्ट भी जल्दी कर सकते हैं, आप बेच भी जल्दी सकते हैं। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड, अगले साल उन्होंने डिसाइड किया कि हम जल्दी शुरू करेंगे। ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो। ये नहीं कि हम GR4 वाला वैरायटी यूज करें, ग्रो करें, हम कोई ट्रेडिशनल वैरायटी, यानी कि जो पिछले कई सालों से उगाते थे उनके फोर फादर्स, वो वाला ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को हम उगाएं। वी हैड रेड अबाउट सम ट्रेडिशनल, तब तक उन्होंने काफी रिसर्च की थी। We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not need very high inputs of fertilizers. उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं थी अगर आप ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस को उगाएं तो। These varieties are also very strong and resisted pests, यानी कि ये जो ट्रेडिशनल वैरायटीज थे उसमें किसी तरह के कीटाणु वगैरह नहीं आते थे, तो उसमें पेस्टिसाइड वगैरह डालने की जरूरत obviously nahi hogi. Okay, we were sure that it was this type of rice that we would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. Okay, our previous year's experience, यानी कि GR4 variety की rice जिससे कि ज्यादा yield नहीं हुई उनको, had taught us a lesson and we were sure that we would not grow hybrids this year. यानी कि GR4 variety was a hybrid variety. Hybrid variety क्या होती है? Hybrid meaning which is grown by mixing, cross pollinating two different species. ओके, एनिमल्स में भी बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी, प्लांट्स में भी हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। एनिमल्स में फॉर इंस्टेंस म्यूल, MULE जो जानवर होता है, इट इज ए क्रॉस, इट्स अ हाइब्रिड वैरायटी बिटवीन ए मेल डोंकी एंड ए फीमेल हॉर्स। इसी तरह से हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ राइस या हाइब्रिड वैरायटी ऑफ एनी क्रॉप इज डन बाय क्रॉसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। ओके, और उसमें होता क्या है, जल्दी उगते हैं। लेकिन वेंकटैयर का मानना था कि मेरे को हाइब्रिड वैरायटी नहीं चाहिए, बिकॉज किसान चावल की उनकी ज्यादा फसल उगी नहीं जो उन्होंने मूंग दाल के बाद उगाई। ओके, इसमें एक प्रश्न है, लेफ्ट साइड पे देखिए आप ब्लू में, द राइटर वांटेड टू ग्रो द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस बिकॉज, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। व्हाई? बिकॉज नो फर्टिलाइजर्स वुड बी यूज्ड, it would be pest resistant, it would be strong, it will grow well and it will grow without chemicals, right? So आप 3-4 ऐसे reasons आप बता सकते हैं। Okay, then next paragraph. In April 2005, अगले साल, we started to look for a good variety of traditional rice. So traditional चावल की variety के लिए उनकी खोज शुरू हो गई। समझ में आ रहा ना हिंदी में? It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. तो उनके एक पड़ोसी ने, जो कि बिजनेसमैन थे मुंबई से और उनके पास भी जमीन थी, उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप एक लोकल सेंटेड वैरायटी जिसकी खुशबू अच्छी हो, जिससे आपको इस चैप्टर का टाइटल भी आया है, उस तरह का चावल को आप उगाएं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, लेकिन जितने भी किसान थे उस पेट विलेज के आसपास, they had switched over to hybrids. ये GR4 वैरायटी ऑफ जैसे हाइब्रिड्स को ही वे उगाते थे। क्यों? बिकॉज वो शॉर्ट टर्म वैरायटी था। ओके, तो जो यंगर किसान थे, जो कि कम आयु वाले किसान थे, वो सोचे कि ये पागल आदमी है,
कि ये देसी वैरायटी के बारे में सोच रहा है, जबकि शॉर्ट टर्म जल्दी खत्म करो जल्दी। ये सब T20 वाले किसान हैं, इनको टेस्ट मैच नहीं खेलना है। ओके, ये वेंकट अय्यर टेस्ट मैच के मूड में था, लेकिन सबको T20 मैच खेलना था। ओके, तो माई रेगुलर विजिट्स टू द विलेजेस अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रेडिशनल वैरायटी डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कहीं पे भी उनको ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस नहीं मिला और उन्होंने एक तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। दूसरा प्रश्न देखिए, द राइटर ऑलमोस्ट गेव अप होप ऑफ फाइंडिंग द देसी वैरायटी ऑफ राइस बिकॉज most of the farmers had switched over to hybrids. The younger generation was not interested in growing anything but hybrid. They were not interested in the traditional variety, and so therefore he could not find it. So he was giving up hope because he could not find any traditional variety of scented rice, जैसा कि उनके पड़ोसी ने सुझाव दिया था। हाँ, समझ में आ रहा है ना अभी तक? कमेंट्स करते रहो ताकि मुझे पता चले कि किस तरह का फीडबैक आ रहा है। ओके, I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. Baban वहां के एक आदमी का नाम है। After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. Now, Kasbai is the name of the traditional variety of rice जिसका की सुझाव वेंकट अय्यर को मिला। ये कसबाई इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके आसपास ही पूरी स्टोरी लिखी गई है। ओके, इट रिमाइंड्स मी ऑफ शाहरुख खान फिल्म स्वदेश। ओके, थोड़े आपको भी, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव सीन इट। ओके, वन ऑफ शाहरुख खान बेस्ट मूवीज। कसबाई इज ए ट्रेडिशनल, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। कसबाई इज ए ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन, यानी कि जो दाना होगा लंबा रहता है। ओके, बासमती की तरह राइस वैरायटी विच हैज अ डिस्टिंक्ट एरोमा, यानी कि उसकी खुशबू अलग तरह की खुशबू रहती है, दो मच माइल्डर देन बासमती। लेकिन बासमती की स्मेल काफी स्ट्रांग रहती है। आपके घर में बासमती का पुलाव बन रहा हो, बिरयानी बन रही हो, इमीडिएटली पता चल जाता है, राइट? कस्बे की भी अच्छी खुशबू थी, लेकिन बासमती जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी। इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, यानी कि उसको उगने में ज्यादा समय लगेगा। इट इज नॉट ए T20 क्रॉप, इट्स अ टेस्ट मैच क्रॉप। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेंबर्ड इट ग्रोइंग मेनी इयर्स एगो। तो जितने भी जो बूढ़े किसान थे उनको याद था, हाँ भाई हम बहुत साल पहले इसको उगाते थे, लेकिन आजकल कोई उगाता नहीं है, अभी सब हाइब्रिड वैरायटी ही उगाते हैं, राइट? बट दे ऑल शुक देयर हेड्स व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट द सीड्स, किसके बीज कहां मिलेंगे बाबू, तो किसी को मालूम नहीं था। ओके, और बोले कि ये तो गायब हो गया, इट हैड डिसअपीयर्ड। द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमिन्ड टू गेट इट। अब जितनी बारी उन्होंने कसबाई के बारे में सुना, उनको एक तरह से और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन हो गया कि मैं तो इसको लेके रहूंगा। वी डिसाइडेड दैट इफ वी डिड मैनेज टू गेट सम सीड्स इट वुड बी ग्रेट राइस टू ग्रो, कि किसी तरह से मिल गया तो इसको उगाने में मजा आएगा। ओके, मजा आएगा मतलब इट विल बी समथिंग ग्रेट, अच्छा रहेगा। आई थॉट द गवर्नमेंट में नो समथिंग अबाउट इट, कि मैं किसानों से, जो सरकार की जो कृषि विभाग है उससे जाके मैं पूछूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से जाके पूछूं कि क्या उनको इसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं। ए विजिट टू द एग्रीकल्चर ऑफिसर वाज एनलाइटनिंग। ये जो एनलाइटनिंग वर्ड यूज किया है, इसको सरकास्टिकली यूज किया है वेंकट अय्यर ने, बिकॉज एनलाइटनिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से नॉलेज दे, कि ओ मुझे बहुत ज्यादा मालूम है, मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में पूरी जानकारी दूं। लेकिन यहां पर वो सरकारी अफसर को कुछ नहीं मालूम था, तो एनलाइटनिंग शब्द का जो इस्तेमाल वेंकट अय्यर ने किया है वो एक तरह से सरकास्टिकली किया है, कि एक तरह से वो एक्चुअली इज नॉट एनलाइटनिंग, बट उन्होंने जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल किया है। ही हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ दिस राइस वैरायटी, उस अफसर ने तो कसबाई का नाम भी नहीं सुना था। ओके, he had not even heard of this rice variety. He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. तो taking people for a ride मतलब कि गांव वाले आपको, किसान आपको बेवकूफ बना रहे हैं। taking you for a ride का मतलब ये नहीं कि साइकिल पे या बाइसाइकिल पे लेके जा रहे हैं, बाइक पे लेके जा रहे हैं। नो, लिटरल मीनिंग नहीं है। टेकिंग समवन फॉर अ राइड मींस कि वो आपको टोपी पहना रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ओके, एंड इस नाम का तो कोई चावल का वैरायटी नहीं है बाबू। He rattled off the names of a number of latest hybrids, और उन्होंने आजकल के हाइब्रिड्स के अनेकों नाम गिनवा दिए। ओके, एंड rattled off मींस जल्दी जल्दी बताना और ज्यादा बोलना। एंड इवन ऑफर्ड टू गिव मी सम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ ट्रायल, कि मैं आपको ट्रायल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में दे दूंगा, पैसा बिना चार्ज किए। और मुझे बहुत खराब लगा, वेंकटेयर को गुस्सा आया, उन्होंने अपने आप को गाली दी कि मैं इसके साथ बेकार में अपना टाइम वेस्ट किया, और वो अगले डेस्टिनेशन, अगली जगह पर निकल गए। दिस टाइम कहां पर गए? आदिवासी महामंडल एट कासा। सेकंड, अब
कहां कहां गए? पहले यंग किसानों से, फिर बूढ़े किसानों के पास, फिर इस कृषि विभाग के अफसर के पास, फिर आदिवासी महामंडल। तो आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बंधु वेंकटैयर कहां कहां गए बीज की तलाश में, तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कोई मिस नहीं करना चाहिए। ओके, this time it was the Adivasi Mahamandal at Kasa which buys rice from the Adivasi villages on behalf of the government. Okay, मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है। आदिवासी महामंडल में ये आदिवासी, आदिवासी मतलब ट्राइबल्स, उनसे सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से उनसे चावल खरीदती थी। ओके, उनकी भी लिस्ट में, उनकी भी फाइलों में कस्बई नहीं था, यानी कि आदिवासी भी कस्बई को उगाते नहीं थे। ओके, ए गुड इंडिकेशन व्हाई पीपल डिड नॉट ग्रो इट एनी मोर। इससे क्या समझ में आता है कि आदिवासी लोग या कोई भी बंदा अभी इस कस्बई वैरायटी ऑफ राइस को उगाता नहीं है। ओके, द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस। जब मार्केट ही इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कि ऐसा कोई चावल एग्जिस्ट करता, अरे वो बंदा तो बोल रहा है ऐसा कोई चावल ही नहीं है, तो फिर वो तुम उगाओगे, बाई चांस वो उगाता है और लेके आओगे, बोलेगा कि ऐसा कोई चावल ही नहीं है, तुम ये क्या उगा के आ गए, राइट? तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा तो बिक्री कैसे होगी, राइट? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना। सो द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइस, सो इफ यू ग्रू इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट। However, the officer in charge here had more knowledge. यहां का जो अफसर था, जो आदिवासी महामंडल में, वहां पर जो अफसर था, दूसरा अफसर था, उसको थोड़ी जानकारी ज्यादा थी और उसको याद था कि कस्बई एक बार कई सालों पहले बेचा गया था। सो आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा मूवमेंट है। यंग फार्मर्स उसका मजाक उड़ाए, बूढ़े फार्मर्स को याद था लेकिन बोले अभी कोई नहीं उगाता है, किसी के पास बीज नहीं है। सरकारी अफसर, पहला सरकारी अफसर 0, दूसरा सरकारी ऑफिसर +1, उसको थोड़ा याद है कि कई साल पहले कस्बई यहां पर किसी ने तो आके बेचा था। सो व्हेन आई was in, वो एक वर्ड मिसिंग है, was in Danivari, Baban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man, एक बुजुर्ग आदमी जो कि टोपी पहना था, sitting outside his house on a चारपाई। He was an ex सरपंच, पहले सरपंच रह चुके थे अपने गांव के, और उनके पास काफी जमीन थी, बड़ी फैमिली थी। ओके, और आफ्टर एक्सचेंजिंग द यूजुअल प्लेसेंटरीज, हाय बाय, हाउ आर यू, कैसे हो वगैरह सब पूछ के वेंकटैयर आए अपने फेवरेट टॉपिक क्या था? यस, कस्बई। द मेयर मेंशन ऑफ कस्बई एंड देवू हांडा ड्रिफ्टेड इनटू द पास्ट। कस्बई का नाम लेते ही देवू हांडा सीधा पीछे एके हंगल की तरह फ्लैशबैक में चले गए। ओके, और उनकी आंखों में नमी आ गई, आंखों में एक तरह से सपनों की तरह पीछे फ्लैशबैक में चले गए। ओके, और उनकी आवाज में एक तरह से ट्रेम्बलिंग आवाज थी और उन्होंने कहा एक समय पर ये पूरा गांव सिर्फ कस्बई को ही उगाता था। ओके, ही सेड यहां पर लंच टाइम में कोई भी हमारे गांव से गुजरता था, ओके, वो रुक के खाना खाने की मांग करता था। इस तरह की खुशबू थी कस्बई की। एल्यूरिंग मतलब एक तरह से इट विल अट्रैक्ट यू। दी खुशबू ऐसी थी कि वे आप एक तरह से प्रभावित करेगी, एक तरह से आपको आकर्षित करेगी। ओके, मेरी हिंदी अच्छी हो गई है। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेडी एरोमा। हेडी मतलब हेडी स्मेल बोलते हैं ना, कि एक तरह से सर पे चढ़ गई, एक तरह से इतनी बढ़िया खुशबू, राइट, हैंगिंग इन द एयर, बिकॉज सभी लोग, सभी घर वही चावल को उगाते थे और उसी चावल को का प्रयोग करते थे खाना बनाने में। ओके, टुडे ही सेड, लेकिन आज कल कोई भी कस्बई इस गांव में नहीं उगाता है, यहां सभी हाइब्रिड वैरायटी ही उगाते हैं। ओके, ही सेज मुझे भी यही चावल, हाइब्रिड वैरायटी के चावल खाने पड़ते हैं जो कि इतने इंसिपिड है। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, फाइंड सिनोनिम्स फॉर इंसिपिड। सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले, सिनोनिम्स मतलब होंगे टेस्टलेस, जो कि यहां पर चावल की बात की गई है, नहीं तो डल, डल या टेस्टलेस। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में टेस्टलेस होगा, अदरवाइज इंसिपिड का मतलब रहता है बिल्कुल डल, भोंदू टाइप्स। ओके, विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन, जब एक तरह से सिंचाई की सुविधा आई, फार्मर्स वर टेम्प्टेड टू ग्रो ए सेकंड क्रॉप, एक और क्रॉप ग्रो कर लो, बिकॉज ज्यादा पानी मिल रहा है तो जल्दी से एक दूसरी फसल भी उगाओ। और कस्बई चूंकि एक टेस्ट मैच का लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप था, जैसे मैंने कहा,
उसमें समय ज्यादा लगता था, इसीलिए उसका रिप्लेसमेंट हो गया शॉर्टर वैरायटी के हाइब्रिड क्रॉप्स के साथ, जिसकी फसल जल्दी कट सके। समझ में आ गया? वही होता है ना, टेस्ट मैच 5 दिन के लिए चलेगा, है ना भाई, T20 मैच 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो जो जल्दी खत्म हो जाए लोग उसको ज्यादा देखने आएंगे। यहां पर भी वही हुआ, हाइब्रिड वैरायटी में जल्दी फसल कटने लगे, लोग ज्यादा हाइब्रिड वैरायटी उगाने लगे, ताकि मनी रोटेशन ज्यादा जल्द हो सके। फसल उगाओ, काटो, बेचो, पैसा आएगा, अगली फसल उगाओ, राइट। दिस एंश्योर दैट फार्मर्स को टेक अप अ सेकंड क्रॉप। इससे होता यह था कि दूसरी फसल भी वो उगा सकते थे जल्दी। आई आस्क्ड व्हाई ही हैड शिफ्टेड इफ यू आर सो अनहैप्पी। अगर तुम इतने उदास हो तो तुमने क्यों शिफ्ट किया? किसी ने कोई दबाव थोड़ी डाला। उस बंदे का, उस देवू हांडा का उत्तर क्या था? प्रश्न पूछा जा सकता है। व्हाट डिड देवू हांडा रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही शिफ्ट टू द अदर क्रॉप? ओके, इस प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे? उन्होंने स्माइल मुस्कुराए, उन्होंने कहा जितने भी खेत हैं उसमें कोई फेंस नहीं है। फेंस मतलब एक तरह से बाउंड्री वॉल नहीं है या किसी तरह का फेंसिंग नहीं है। तो होता ये था कि दूसरा खेत जो कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस उगाता था, वहां पर फसल कटने के बाद बाद गाय भैंसों के लिए कुछ खाने को या बकरी को खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। तो वो क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरियां और गायों को छोड़ देते थे। वो देखती थी कि भाई इसके इसमें कस्बा उग रहा है, अच्छा खासा फसल अभी कटी नहीं है, तो आके यहाँ पर कस्बा वैरायटी को खाना शुरू कर देते थे, क्योंकि वहां पर फसल कट चुकी होती थी। ओके, तो अगर मेरे ही फील्ड में कस्बई था तो इट बिकेम ए ट्रीट फॉर द कैटल। कैटल आके पार्टी करता था मेरे खेत में। तो इस वजह से सिर्फ मैंने करके भी उगाना बंद कर दिया। समटाइम्स वी हैव टू फॉल इन लाइन विद द कम्युनिटी। फॉल इन लाइन का मतलब है कि जैसा सब करते हैं हमको भी वही करना पड़ता है। जहां आप खड़े होते हैं सब आपको भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लिटरली नहीं, बट इस फ्रेज का, ईडियम का मतलब ये है। ओके, लैमेंटेड का मतलब बड़े दुखी होकर उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। हाइब्रिड्स उनका कहना था ना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हाइब्रिड का डिसएडवांटेज क्या है, राइट। हाइब्रिड्स को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, लेकिन सिंचाई आ गई तो इसलिए लोगों ने हाइब्रिड में शिफ्ट किया। ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ गई, ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती थी। ओके, तो ही सेड दैट द यील्ड्स वर गुड इनिशियली। शुरुआत में जो जितनी यील्ड होती थी, जितनी फसल उगती थी और काटने के बाद काफी मिलती थी, लेकिन चलते चलते अभी कम हो गई है। द सेम वैरायटी इज नॉट गिविंग द सेम काइंड ऑफ यील्ड। अगर पहले 100 किलो मिलता था तो उसके बाद अगले साल 90 किलो हो गया, फिर 75 किलो हो गया, फिर 60 किलो हो गया, कम होता रहा। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। Besides, he said every year they had to increase the quantity of urea and pesticide. और हर साल उसमें उनको अपने खेत में यूरिया और पेस्टिसाइड ज्यादा छिड़कना पड़ता था। ओके, इट वॉज एज इफ द न्यूअर हाइब्रिड्स हैड एन इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर केमिकल्स। इस फ्रेज का मतलब क्या है? इनसेशिएबल। इनसेशिएबल का मतलब जिसको कि सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। एपेटाइट का मतलब ज्यादा भूख। भूख किसके लिए? केमिकल्स के लिए। तो जो नए वैरायटीज ऑफ हाइब्रिड थे उनको ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल्स की जरूरत पड़ती थी, यानी कि उसके लिए उनकी भूख ज्यादा थी केमिकल्स की। ओके, उस हाइब्रिड फसल को, हाइब्रिड वैरायटी को। उनको कहना था कि 60 के दशक में, यानी कि 1960s में, जब कस्बई में भी बाढ़ आई, ओके, सिर्फ जब उनके गांव में बाढ़ आई, सिर्फ कस्बई फसल ही थी जो कि खड़ी रही, बाकी सब बह गई। ओके, तो दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ द कस्बई वैरायटी ऑफ राइस। सो उनको उनको उन्होंने याद किया। He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village. बाढ़ आन के जाने के बाद जब अपने गांव में वापस आए तो उन्होंने देखा सिर्फ कस्बा वैरायटी ही खड़ी थी। ओके, सच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द राइस, कि इस फसल में उतनी ताकत थी। लेकिन देखो अभी क्या कर दिया है, कोई भी इस कस्बा वैरायटी को उगाता नहीं है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मुझे मजा आ रहा है। As he went on reminiscing about the rice, reminiscing मतलब पुरानी बातों को याद करने के लिए, ओके, remembering past events, he we gently guided him back to the reason. अभी ओके, फ्लैशबैक हो गया हंगल जी, अभी थोड़ा प्रेजेंट में आइए। हमारे आने का मकसद ये है, तो हमारी थोड़ी सहायता कीजिए, मदद कीजिए।
ओके, हमको कस्बाई सीड्स मांगता। He was sure that there was not a single villager, इस गांव में एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसके पास कस्बई के बीज होंगे। ओके, तो देवू हांडा का ये मानना था कि नहीं होंगे। ओके, so he says the only people who grew it are the आदिवासीज एट, वो आदिवासी नहीं उगाते थे, दूसरे आदिवासी जो कि अगले विलेज जो कि जिसका नाम है असरवरी, वहां पर जो पहाड़ हैं उस पहाड़ के नीचे जो रहते हैं वे आदिवासी हो सकता है उनके पास कस्बे के बीज हो। ओके, तो हमने टाटा बाय बाय बोला देवू हांडा को। ओके, और उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी जो लोकल गॉडेस है, देवी, वे आपको कस्बे के बीज देंगे। उनको भी अच्छा लगा होगा कि कि कोई तो है जो कि कस्बे लेना चाहता है। अब असरवरी विलेज गए। ओके, वहां पर सरपंच से उन्होंने बात की, और चूंकि वहां की जो भाषा है, जो लोकल डायलेक्ट होगी, जो कि मराठी से थोड़ी अलग होती होगी, तो वहां पर वेंकटैयर को बात करने में मुश्किल हो, बिकॉज आदिवासी की भाषा अलग रहती है, राइट। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट जीवन को भेजा और वह काफी दूर चले वगैरह। ओके, स्क्रैम्बलिंग मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़ काइंड ऑफ रास्ता था, और वहां पर बोरीपाड़ा करके एक जगह पर पहुंचे जो कि एक छोटा सा कस्बा था। ओके, और देयर वर ओनली टू रैमशैकल हाउसेस। रैमशैकल मतलब जो घर काफी बुरी परिस्थिति में है। ओके, टूटा फूटा मकान, सिर्फ 2 मकान थे। वहां पर एक बूढ़ी औरत जिसके की काफी झुर्रियां थी, रिंकल्ड। ओके, वे बाहर आई। उन्होंने इनको काफी क्यूरियोसिटी के साथ देखा, अरे मेरे घर में यहां पर इतने दूर कौन आया है। ओके, अजनबी। एज वी अप्रोच्ड हर वी सिग्नल टू जीवन कि जीवन तुम बात करो, बताओ हम किस लिए आए हैं। ओके, एंड जैसे उसने प्रश्न सुना समझा, वे मुस्कुराई। ओके, और उन्होंने कहा कि मेरे पास वो चावल का बीज है जो कि हम चाहते हैं। वेंकटैयर को ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई। ओके, और उनको लगा कि मैं इसको हक करूं, इतनी खुशी हो रही थी। एंड बिकॉज इतने महीनों से वे तलाश कर रहे थे इस कस्बे के लिए। एल्यूसिव मतलब समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको कि पाना काफी मुश्किल है। उन्होंने उसको समझाया कि हम पेट विलेज से हैं और 10 किलो की मांग की, हमको 10 किलो के बीज चाहिए। और उस शी स्काउल्ड, उसको गुस्सा आया कि एक तो उसने कभी पेट विलेज, कभी उसका नाम सुना नहीं था। वो किसी क्या नाम है, बोरीपाड़ा उस कस्बे में रहती है, वहां से उसने पेट विलेज का नाम कभी सुना नहीं था। ओके, पालघर में। और उसके पास वे करने के लिए तराजू भी नहीं था कि जिससे कि वो 10 किलो को तोल सके। तो शी सेड आई विल गिव यू टू इन बास्केट्स। तो उन्होंने सिंगल बास्केट की मांग की और उसके बजाय उन्होंने 100 रुपए का नोट दिया, जिसको देखकर उसको काफी खुशी हुई। ओके, काफी खुशी हुई, मुस्कुराई। एज वी वॉक बैक अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, तब तक सूरज ढलने वाला था। So he felt, I couldn't help wonder that here nestling in the foothills of an unknown mountain, उस पहाड़ का नाम नहीं मालूम है, यहां पर दूर दराज इलाके में, कस्बे में, यहां पर एक औरत है जो कि भारत की असली सिटीजन है, जो कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, जो कि ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ अ फूड क्रॉप को प्रिजर्व करके उगाती है। सो दैट इज समथिंग। हम सब क्या है, हम सब एक तरह से मिलावटी जिंदगी बिताते हैं। वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द ट्रेडिशंस। इनफैक्ट I'll give you in 1 minute, I'll explain to you. There is something called a Deccan Development Society, हैदराबाद के पास, हैदराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर एक एरिया है कॉल्ड पास्तापुर। ओके, वहां पर एक सतीश करके एक व्यक्ति हैं, वेरी नाइस पर्सन, पहले दूरदर्शन में प्रोड्यूसर हुआ करते थे। वे वहां पर उगाते हैं, और वहां पर वे सिर्फ ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ही उगाते हैं। जवार हो, मेज हो, बार्ले हो, ट्रेडिशनल दाल हो, ट्रेडिशनल वैरायटीज। कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और एक तरह से जो पुराने बीज हैं, जो हमारे दादा परदादा, उससे भी पहले के जो जनरेशंस उगाती थी, उन सभी बीजों को वापस लेके आकर उसको उगाते हैं, विच आर मोर हेल्दी, दे आर नॉट द हाइब्रिड वेराइटीज। और उसको उगा के द लो पीपल देयर, इट हैज बिकम, पीपल देयर आर मोर हेल्दी देन पीपल लाइक यू एंड मी लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स। ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। पास्तापुर करके एक जगह है यहाँ पर मेदक जिले में। So he says these are the people who still held on to the rich biodiversity.
Biodiversity is all different forms of life that you find in one area. Biodiversity, जो यहाँ की biodiversity है, the biodiversity of some place in Maharashtra will be different from the biodiversity of some area in Odisha or in Chhattisgarh or in Andhra Pradesh or in Kerala, right? So हर जगह का जो original natural diversity होता है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है. ये नहीं कि बाहर के लोग आके सब अपने अपने कल्चर को एक तरह से आपके ऊपर थोपे. ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्री टुमारो starts eating burger and pizza. That's not a natural dish of India. We are the type who like to eat our chapatis and chawal and curd rice and sambar rice and stuff like that, है ना? So that is our diversity. तो इन गांव वालों ने कभी हाइब्रिड्स का नाम नहीं सुना था, कभी फर्टिलाइजर्स का नाम नहीं सुना था, कभी पेस्टिसाइड्स का नाम नहीं सुना था, कभी भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था. और जो बूढ़ी औरत जिसको कि वे बोरीपाड़ा को मिले, वो शायद कभी बोरीपाड़ा छोड़ के कभी बाहर गई भी नहीं थी. और एक तरह से जो विकास की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, उससे उसका कोई वास्ता नहीं था. वो एक अलग भारत में रह रही थी. जिस भारत में वे बूढ़ी औरत रह रही थी, वे दूसरे भारत से बिल्कुल अलग भारत था. और इसको सोचकर वेंकट अय्यर के मन में लगा कि आई एम ग्रेटफुल दैट शी लिव्स इन दैट भारत. शी इज नॉट लिविंग इन इंडिया, शी इज लिविंग इन दैट भारत, जो कि इंडिया के नजरिए से देखे तो लगेगा अरे कितना अंडर डेवलप्ड एरिया है, लेकिन वहां पर भी एक अलग किस्म की प्रोग्रेस को एक तरह से अडॉप्ट किया गया है कि हम अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को प्रिजर्व करके रखें. ओके, सो दैट्स एज फार एज दिस वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी इज कंसर्न. द कॉल ऑफ द सॉइल, जमीन की एक तरह से आवाज की बात की गई है. द कॉल ऑफ द सॉइल. सो टाइटल भी काफी अप्रोप्रिएट है कि जो जमीन की जो आवाज है उसी को वेंकट अय्यर करने वाले हैं कि जमीन चाहती है कि कस्बे उगाओ, बिकॉज कस्बे और जमीन का एक तरह से नेचुरल एसोसिएशन है. हाइब्रिड तो फॉरेनर है, हाइब्रिड तो बाहर से आया है. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया, मजा भी आया, and you will be able to answer any questions that come from this particular chapter. Thank you very much for watching.